राधे राधे सभी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव हैं ए ओम ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंबई में स्थापना की गई थी और ये प्रथम महासचिव एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगले प्रश्न की हम बात करें कि आद्य शिव को मोहर के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। कि पहला कि यह मोहर हड़प्पा से प्राप्त हुई, यह गलत है क्योंकि ये मोहर कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। ये मोहर मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो पहला ही कथन आपका राइट आंसर हो जाना है, असत्य पूछा है। दूसरा, इसमें हाथी बाघ गैंडा हिरण पशुओं का अंकन है और यह मोहर खंडित अवस्था में मिली है और आद्य शिव मोहर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशुओं का अंकन है। बिल्कुल बात सही है कि 5 पशुओं का 6 अंकन मिला है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सोम ऋग्वेदिक काल में था। देखिए सोम ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख है। मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और ये हिमालय से मूंजवंत औषधि से, हिमालय की मूंजवंत औषधि से बनाए जाने वाला पेय था। तो ये होता है एक पौधा होता है सोमरस। सोम यानी एक ऋग्वेदिक काल में एक पौधा था जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और अगले प्रश्न की हम बात करें कि किस बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ये तो है आपका बौद्ध ग्रंथ और ये है जैन ग्रंथ, और इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलेगा। मौर्य साम्राज्य की कौन सी प्रांतीय राजधानी नहीं थी, तो इनमें देखिए पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी, और एक जो अशोक ने जीता था ना कलिंग की राजधानी तोसली। ये 5 प्रांतीय राजधानी थी। ये 500 थी भाई राजधानी, और जो प्रांत थे इन प्रांतों की हम बात करें ये प्रांत 5 थे। जैसे पहला था मगध, दूसरा गांधार, तीसरा दक्षिण अवंती, चौथा दक्षिणापथ, और 5वां कलिंग। ये 5 प्रांत थे मौर्य काल में और ये कलिंग युद्ध के बाद बढ़कर 5 हो गए थे। तो इनमें जो कन्नौज है ये कन्नौज नहीं है, बाकी जो सारे हैं ये 5 प्रांत थे। अगला है धम्म की शिक्षा देने हेतु अशोक ने किस अधिकारियों की नियुक्ति की, तो धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। धम्म महामात्रों का मुख्य काम है धम्म की शिक्षा देना। अगला इब्न बतूता ने, इब्न बतूता ये अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। मोरक्को देश का निवासी इब्न बतूता, और ये बिन तुगलक के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया
और इसे दिल्ली का काजी बनाया गया। दिल्ली का काजी बनाया गया। और इसकी पुस्तक का जो नाम था, पुस्तक का नाम है रेहला। रेहला नाम की पुस्तक लिखी इसने। और इसने इब्न बतूता इसे चीन के राजा तोगन तिमुर के दरबार में भेजा। तिउन तिमोर के दरबार में इसे भेजा गया। ये चीन का राजा था, इनके दरबार में इनको भेज दिया गया। इन्होंने दिल्ली का उल्लेख किया था। दिल्ली को विशाल शहर, विशाल आबादी वाला भारत का सबसे बड़ा बताता, सबसे बड़ा शहर बताता है। अगला, बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर को फ्रांस के किस राजा को समर्पित किया है? तो फ्रांस के किस राजा को समर्पित किया? तो देखिए, लुई 14वें को समर्पित किया है। लुई 14वां, और ये इसके पहले आप 10 लगा लेना। लुई 14वें को समर्पित किया है इन्होंने। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, मनसबदारी व्यवस्था में पद और वेतन का निर्धारण किस संख्या के आधार पर निर्धारित? तो जात और सवार, इन दोनों के आधार पर मनसबदारी प्रथा का निर्धारण होता था। और अगला, कौन सा सुमेलित नहीं है, असुमेलित है? तो देखिए, झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने, सिंह भूमि में गोलू के द्वारा, जगदीशपुर का शेर कुंवर सिंह, और अवध शाहमल नहीं था यहां। बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय बंगाल कर्जन भारत का सबसे विवादास्पद वायसराय रहा था, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। अगला है, 1916 में लखनऊ समझौता किन के मध्य हुआ? तो देखिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य ये 1916 में लखनऊ समझौता होता है। और अगला है, किस इतिहासकार ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी को महात्मा बनाया? कि किस इतिहासकार ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया? तो चंद्रन देव ने, सन ने कहा था ये। और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन, 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था इसमें। तो लाहौर हो जाएगा आंसर अपना। और ये अपने इतिहास के क्वेश्चन कंप्लीट हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आप लोगों का जो टेस्ट रहा निशुल्क, आप सभी ने बड़े उत्साह के साथ आज के टेस्ट में भाग लिया। और जैसा कि सुनने में ये मिला कि लगभग विद्यार्थियों का जो टेस्ट पेपर है आज का बहुत अच्छा उन लोगों का रहा, तैयारी के अनुकूल रहा। और आगे भी हमारा यही प्रयास है कि आप लोग अपनी मेन एग्जाम के अंदर भी शानदार से शानदार प्रदर्शन करें और अपने नाम, अपने परिवार, अपने गांव का नाम जो है आप लोग इस बार रोशन करने में कामयाब रहें। बस इसी आशा के साथ लगातार अपनी तैयारी में लगे रहो साथियों, क्योंकि वो कहा है किसी ने कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो बस इसी इरादे के साथ लगातार बढ़ते रहो साथियों। तो देखो, सबसे पहला आज का जो सवाल था आप लोगों का कि निम्नलिखित में से उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सही दूरी है? तो हम लोग अपसौर उपसौर बेसिकली पढ़ते ही हैं। तो अपसौर और देखो उपसौर, आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में इसको याद रखना है। और ये नाम
ऐसे हैं जो अपने आप को खुद ही बता दें कि भाई मैं अधिकतम दूरी का मेरा नाम है, मेरा नाम न्यूनतम दूरी का है, ये खुद ही ये बात बताते हैं, है ना। तो यहाँ तो रटने की जरूरत ही नहीं है। देखो ऐसे अपसोर का नाम याद रखना है और ऐसे अधिकतम शब्द हमें ध्यान रखना है। ऐसे अपसोर, ऐसे अधिकतम, ठीक है। उप में आपको ऊन शब्द को जोड़ते हुए याद कर लेना है कि भाई ऊन है तो ऊ का मतलब उपसौर और न का मतलब न्यूनतम, मतलब उपसौर जो है वो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी को बताता है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो अधिकतम दूरी होती है वो हम लोग ये पढ़ते हैं 15.2 करोड़ किलोमीटर जो है साथियों रहती है। वहीं पर न्यूनतम दूरी की अगर बात करें तो ये होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सवाल का जो ऑप्शन है ना वो अगर आप लोगों ने इस तरीके से इसको याद कर रखा है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये करोड़ में लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर जो दूरी है वो मिलियन में पूछी गई है, ठीक है। तो आप देखो ये 14.7 जो है इसको अगर अपन मिलियन में लिखना चाहेंगे तो 147 मिलियन किलोमीटर जो है आप इसको लिख सकते हो। इस आधार पर आपके सवाल का जवाब हो जाएगा 147 मिलियन किलोमीटर, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात देखो अपसौर जो है इसे और क्या कहेंगे, एपीहीलियन भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, एपीहीलियन, ठीक है। और उपसौर जो है उसे पेरीहीलियन कहते हैं, पेरीहीलियन। तो इसको भी आप लोग शब्द जो है इनको ध्यान में रखना, ठीक, एपीहीलियन और पेरीहीलियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट देखो साथियों, यहां पे आपको जो सवाल पूछा गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हुए आपको इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है। तो देखो आसान ही है, बिल्कुल इजी वे में आप इसको समझो। ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, तो ये स्थिति जो है बेसिकली वायुमंडल की परतों में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम दो वायुमंडल की परतें ऐसी हैं जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है, एक क्षोभ मंडल के अंदर और दूसरा आपके मध्य मंडल के अंदर। बाकी जैसे हम समताप मंडल, आयन मंडल या बहिमंडल की बात करते हैं तो वहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तो यहां कह रहा है कि ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, तो ये जो है वो आपके कौन से मंडल से रिलेट करेगा, 4 नंबर जो है ऑप्शन यहाँ पे क्षोभ मंडल से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले में देखो 4 नंबर आ रहा है। अब 4 नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो पहले में, तीसरे ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में ये है, तो मतलब बी वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं इसका आंसर। फिर दूसरा देखो, रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आयन मंडल जो है ये पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की ओर लौटा देता है, जिससे धरातल पर जो संचार साधन है वो संचालित होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आयन मंडल की 4 परतों के बारे में, डी, ई, एफ और जी के बारे में, जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की ओर लौटाने का काम करती हैं। तो ये किससे रिलेट करेगा, बी ऑप्शन आयन मंडल से रिलेट करेगा, ठीक है। तो दूसरे में हो जाएगा 1 नंबर, मतलब 2 और 2 के बाद क्या हो गया 1। अब देखो सबसे पहले 4 के बाद क्या हो गया 1, तो 4 के बाद 1। देखो 4 और 1 कहां पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, तो आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 4 के आगे 2 लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा आंसर, और यहाँ 4 के आगे 3 लिखा है तो ये भी नहीं होगा। तो 2 जैसे ही आपने सोल्व किया आपका आंसर बन गया 4, 1, 2, 3, ठीक है। ऑप्शन सी जो है विद्यार्थियों वो आपके इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अधिकांश ओजोन परत का जो विस्तार है वो हमें समताप मंडल में देखने को मिलता है, ठीक है। ओजोन परत के बारे में आपको बेसिकली याद रखना ही है कि ओजोन परत की खोज कब हुई थी, 1913 में चार्ल्स फैब्री हेनरी बुसोन के द्वारा की गई थी। इसमें छिद्र कब हुआ, तो 1985 में, ठीक है। फिर इसके संरक्षण हेतु आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसका भी आयोजन किया गया कनाडा के अंदर 1987 के अंदर, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद ओजोन गैस के मापन की इकाई क्या होती है, तो वो डॉप्सन होती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके धरातल पर मानव जीवन को त्वचा के कैंसर, स्किन कैंसर नामक रोग से बचाती है, और समताप मंडल में तापमान को बढ़ाने का काम भी ओजोन परत करती है, ठीक है। तापमान में गिरावट रुक जाती है तो कहां रुक जाती है, आपके क्षोभ सीमा में रुक जाती है, क्योंकि जैसे ही आप समताप मंडल में आओगे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वहां पे तापमान बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से आपके सवाल का आंसर साथियों रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन से कारक युग्म ऐसे हैं जो पृथ्वी के महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वार, देखो यहां पे शब्द लिखा है 2 कौन से ज्वार, प्रत्यक्ष ज्वार, ठीक है भाई। प्रत्यक्ष ज्वार को साथियों और क्या नाम देते हैं, तो हम इसको जो है दैनिक ज्वार भी कह सकते हैं और आप इसको वास्तविक ज्वार भी कह सकते हो। तो प्रत्यक्ष कह दें, दैनिक कह दें, वास्तविक कह दें, बात एक ही है, ठीक है। तो ज्वार तो इनमें से कितने समय के बाद आते हैं, तो 24 घंटे 52 मिनट की देरी से आते हैं। तो ये जो 52 मिनट का समय अतिरिक्त लगता है, 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी जो कारक हैं वो कौन से हैं,
ये 52 मिनट का विलंब क्यों होता है? तो इसके पीछे दो कारण होते हैं, एक परिक्रमण गति को लेकर और एक परिभ्रमण गति को लेकर। तो परिभ्रमण गति किसकी होगी? घूर्णन गति किसकी होगी? पृथ्वी की होगी, ठीक है। और परिक्रमण गति किसकी होगी? चंद्रमा की होगी। तो यहां पर इन दोनों की, इन गतियों के प्रभाव से जो है ज्वार भाटा, जो दैनिक ज्वार भाटा होते हैं उनके समय में 52 मिनट का अंतर होता है, 52 मिनट की देरी से आते हैं, जबकि आपके अर्ध दैनिक जो ज्वार हैं वो 26 मिनट की देरी से आते हैं। अगर यहीं पे 52 की जगह मान लो 26 लिखा होता तो भी आंसर तो यही था कि इन्हीं गतियों के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, जो आपको वास्तविक ज्वार को लेकर पूछ रहा है या आभासी को लेकर पूछे, है ना, आभासी, या फिर वो लिख दे इसको अर्धदैनिक, अर्धदैनिक, या फिर वो लिखे अप्रत्यक्ष। और ये लिखने के बाद उसको यहाँ पे क्या लिखना होता? आपके 26 मिनट, 52 की जगह 26 आ जाते। उस कंडीशन में भी आंसर यही होता, ठीक है। एक और पृथ्वी की घूर्णन गति काम करेगी और चंद्रमा का परिक्रमण गति जो है वो काम करती है, जिसका मतलब 1 और 4 यहाँ पे रहेगा। तो ऑप्शन सी जो है विद्यार्थियों वो आपके इस सवाल का जवाब रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट जो अपना अगला क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से वो देखो, ये आपका अगला सवाल है, पढ़ लो इसको ध्यान से। क्या लिखा है? कह रहा है कि यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो क्या प्रभावित होगा? पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या प्रभाव होते हैं? वो नहीं होंगे जब हम पृथ्वी की घूर्णन गति को रोक देंगे या बंद कर देंगे, उस कंडीशन में नहीं बनेंगे। जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन रात का निर्माण होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, विक्षेप बल जो है उसका निर्माण जो है वो होता है, हवाओं की दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है कोरियोलिस या विक्षेप बल, जिस पर फेरेल का नियम काम करता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दिन रात का बनना, तो दिन रात का निर्माण नहीं होगा भाई, ठीक है। कब? जब पृथ्वी की घूर्णन गति को हम लोग बंद कर देंगे ना, तो दिन रात का निर्माण नहीं होगा, नहीं बनेंगे दिन रात। लेकिन दिन रात की अवधि में परिवर्तन, तो अवधि जो है ना ये प्रभावित नहीं होती है। दिन रात की अवधि में परिवर्तन होता है परिक्रमण गति के कारण, दिन और रात का छोटा बड़ा होना। तो सर्दी गर्मी के अंदर दिन और रात की अवधि में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, और सर्दी गर्मी का जो निर्माण है वो परिक्रमण गति का प्रभाव है, उसका परिणाम है। तो यहां पर ये सेकंड जो ऑप्शन है वो आप लोगों का नहीं रहेगा। तो ऋतुओं का बनना भी परिक्रमण गति का ही परिणाम है। और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, बिल्कुल ये पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न होगा। जब तक पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी उसका अपकेंद्रीय बल यानी केंद्र प्रसारित बल जो है वो उसके अंदर उत्पन्न नहीं होगा। तो यहां पे दो ऑप्शन ऐसे हैं आपके, दिन रात का बनना और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये दोनों प्रभावित होंगे कब? जब हम पृथ्वी के घूर्णन को क्या कर देंगे भाई? बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? 1 और 4। तो ऑप्शन बी जो है वो आपके इस सवाल का जवाब होगा। चलो नेक्स्ट सवाल क्या था? निम्नलिखित में से ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो देखो, ज्वार भाटा के कारण हम लोग बार बार पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा ये सवाल है, आराम से आप इसका आंसर कर सकते थे कि एक तो चंद्रमा का आकर्षण बल काम करता है, सूर्य का आकर्षण बल काम करता है। अब आकर्षण को आप गुरुत्वाकर्षण कह ही सकते हो ना, और अपकेंद्रीय बल काम करता है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल काम करता है। लेकिन पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति में इसका कोई योगदान नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार के जो बल हैं साथियों, ये हमें ध्यान रखने हैं। तो ये देखो कहां पे लिखा हुआ है, 1 2 3, ये लिखा ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, और यही हमारे इस सवाल का जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखें, महासागरीय जो जलधाराएं हैं, तो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के अंदर कौन से कारकों का योगदान होता है? कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण माने गए हैं? तो देखो, सनातनी पवन, सनातनी पवनों को मैं लिख सकता हूं यहां पे स्थायी पवन, ठीक है ना, स्थायी पवन लिख दे। और क्या लिख सकते हो स्थायी पवन के अलावा? ग्रहीय पवन भी कह सकते हैं, ग्रहीय पवन, परमानेंट विंड्स, ठीक, निश्चित पवन, निश्चित पवन, ये भी कह सकते हो। तो ये सब सनातनी पवनों के तो नाम है। तो पहला तो हो गया, ये तो जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायक कारक होता है, प्रवाह का निर्माण होता है पवनों की गति के कारण। दूसरा है तापमान में अंतर, लवणता में अंतर। तो तापमान और लवणता के अंतर के कारण भी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो पहला दूसरा तीसरा हो गए। और एक है पृथ्वी का परिक्रमण। देखो साथियों, पृथ्वी का परिक्रमण जो है ना, ये जलधाराओं की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं देता है। हाँ, अपन ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो होती है, या पृथ्वी का परिभ्रमण जो है, घूर्णन जो है, वो जलधाराओं की उत्पत्ति में योगदान देता है। तो यहां पर 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है विद्यार्थियों वो नहीं रहेगा, और 1 2 3 नंबर के जो ऑप्शन है वो आप लोगों के सवाल के जवाब रहेंगे। मतलब बी जो ऑप्शन है वो आपके सवाल का आंसर रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री धाराओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो,
कौन से महासागर की बात कर रहा है? उत्तरी प्रशांत महासागर की बात कर रहा है। और यहां से जलधाराओं की एक सीक्वेंस, एक क्रम जो है वो बनता है, और वो कौन सा होगा क्रम, किस प्रकार से होता है? तो देखो ये विषुवत रेखा है और इसके ऊपर उत्तरी प्रशांत महासागर आ गया। अब इसमें सबसे पहले जो जलधारा रहेगी वो रहेगी उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय गर्म जल की धारा। ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो यहां से इस जलधारा का निर्माण हुआ। अब जैसे ये जलधारा कोरियोलिस बल के प्रभाव से अपनी दिशा के दाईं ओर मुड़कर फिलीपींस तट से होते हुए जापान के होक्काइडो द्वीप तक चली गई है, तब हमने इसको नाम दे दिया क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा। तो देखो सबसे पहली जो जलधारा विद्यार्थी रहेगी वो रहेगी विषुवत रेखीय। कौन सी रहेगी? विषुवत रेखीय गर्म जल की धारा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे जो आ गई वो आ गई आपके क्यूरोशिवो, क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे आ गए तो जापान के होक्काइडो द्वीप के निकट, यहां होक्काइडो द्वीप आ गया है। ठीक है, उस होक्काइडो द्वीप के आगे जब अपन चलते हैं तो वहां से पछुआ पवनों का प्रभाव होता है, जिसको अपन उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट का नाम भी दे सकते हैं, उत्तरी प्रशांत जो है प्रवाह का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पर फिर आपको नाम देना पड़ेगा उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह या ड्रिफ्ट हम इसको कह सकते हैं। पछुआ पवन प्रवाह रहेगा और इस प्रकार से जलधारा बहते हुए आगे आ गई। उसके बाद ये बहती है कहां पर? आपके उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा के नाम से, और फिर वो कैलिफोर्निया बहते हुए आ जाती है, कहां आकर मिल जाएगी? आपके भूमध्य रेखीय गर्म जल की धारा से। नाम क्या होगा इसका? कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ये 4 नाम जो अपने को सीक्वेंस में डालने थे, पहला हो गया विषुवत रेखीय, दूसरा होगा क्यूरोशिवो, तीसरा हो गया उत्तरी प्रशांत, और चौथा हो गया आपके कैलिफोर्निया। तो अब देखो इसका जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो आपको इस तरीके से जचाना है। तो सबसे पहले उत्तरी विषुवतीय धारा आएगी, मतलब सबसे पहला अपन ऑप्शन जो रखेंगे वो 2 नंबर का रखेंगे। उसके बाद आ गया आपके क्यूरोशिवो की जलधारा, तो 2 के बाद 3 नंबर आ गया। फिर कैलिफोर्निया आ गया तो 4 नंबर आ गया, और फिर आ गया 1 नंबर। ठीक है, 2 3 4 1, ये कहां पे दिख रहा है आपको? देख लो 2 3, अच्छा पहले अफवाह है। ठीक है, पहले अफवाह आएगा विद्यार्थियों, तो 1, और 1 के बाद फिर 4, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन सी में आ रहा है। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा विद्यार्थियों। और आप इसको प्रशांत महासागर की जलधाराओं में मानचित्र के साथ देख लेना, बिल्कुल इसी प्रकार का क्रम जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल देखो क्या है अपना। नेक्स्ट है कि पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है। देखो ये बड़ा अच्छा और गजब का सवाल है, ट्रिकी क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। पवनों का विक्षेपण किस पर निर्भर करता है? कोरियोलिस बल पर। कोरियोलिस बल किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी की घूर्णन गति पर। तो कोरियोलिस बल सबसे ज्यादा हमें कहां देखने को मिलता है? ध्रुवों पर। तो वहीं पर आपके पवनों का जो विक्षेपण बल है विद्यार्थियों, वो सबसे ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव की बात कर लें या पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की बात कर लें, ये इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश, यहां जो कोरियोलिस बल है उसका प्रभाव न्यूनतम रहता है, जबकि ध्रुवों पर इसका जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिण ध्रुव हो, तो यहां कोरियोलिस बल सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए यहां पर पवनों के अंदर होने वाला जो विक्षेपण है, मतलब उनकी दिशा में होने वाला जो परिवर्तन है, वो सबसे ज्यादा काम करेगा। तो पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है कहां पर होता है? ध्रुवों पर होता है। तो ऑप्शन सी जो है विद्यार्थियों वो आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। कारण क्योंकि कोरियोलिस बल सबसे ज्यादा कहां है? ध्रुवों पर है, इसीलिए वहां विक्षेपण बल भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है। हैडली कोशिका। देखो विद्यार्थियों आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, हैडली कोशिका हम के बारे में हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार के कटिबंध जो हैं वो बनते हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। उसी के आधार पर हम लोग 3 प्रकार की कोशिकाओं, हैडली कोशिका, फेरल कोशिका और पोलर सेल ध्रुवीय कोशिका की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री अक्षांश। अब 0 डिग्री अक्षांश से अगर अपन ऊपर चलते हैं 30 डिग्री अक्षांश तक, कितने डिग्री अक्षांश तक? 30 डिग्री अक्षांश तक अगर आएंगे तो वो जो है क्षेत्र वो आपका कहलाता है हैडली सेल, हैडली कोशिका हम इसको कहते हैं। 30 डिग्री अक्षांश तक का क्षेत्र है। अब 30 डिग्री के बाद जब हम 60 डिग्री तक चले जाते हैं, कितने डिग्री तक? 60 डिग्री तक, तो ये 60 डिग्री का क्षेत्र हो गया। तो उसको आप कहोगे फिर क्या? फेरल कोशिका। ठीक है, तो देखो इनके नाम मैं लिख रहा हूं, आप लोग आराम से इनको समझ सकते हो। सबसे पहले ये उष्णकटिबंध है, 0 डिग्री से लेकर आप कितने डिग्री के बीच में हो? 30 डिग्री। ठीक है, ये साउथ की ओर हो गया, ये नॉर्थ की ओर हो गया। तो इनके मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे हैडली कोशिका के नाम से जाना जाता है। और पर्सन अपने से हैडली कोशिका के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आगे निकलते हैं एक बार थोड़ा सा। 30 से 60 डिग्री के मध्य जब आप पहुंचते हो तो वहां पर फेरल कोशिका का विस्तार होता है।
ठीक है। और इसके बाद आपके ध्रुवीय कोशिका का विस्तार आ जाता है 60 डिग्री से लेकर कितने डिग्री के बीच में, 90 डिग्री नॉर्थ पोल के मध्य। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से बेटा आप लोग इसको ध्यान रखोगे। और ये कौन सा हो गया, आपके फेरल कोशिका वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है ना। अब इससे आगे अगर मैं आ जाऊं यहाँ पे, तो ये ध्रुवीय कोशिका हो जाएगी। ठीक है, ध्रुवीय सेल हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री साउथ पोल हो गया। क्लियर। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई हैडली कोशिका जो है ना, इसका निर्माण जो है वो कौन सी दो वायुदाब पेटियों के मध्य होता है। तो यहां पर वायुदाब पेटियों की बात कर रहा है। तो आप चले जाओ 30 डिग्री के पास। 30 डिग्री पर जो वायुदाब की पेटी अपने को मिलती है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी होगी, है ना। और एक है आपके भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी होगी। तो दो वायुदाब की पेटियों का निर्माण हो गया, एक विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और दूसरी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, जिसका विस्तार 23.5 डिग्री से लेकर और 45 डिग्री के बीच में होता है दोनों गोलार्धों में। ठीक है ना। और ऐसे अगर अपन यहाँ पे आ गए तो 0 से लेकर 10 डिग्री अक्षांश के बीच में जो वायुदाब की पेटी होती है वो होती है विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो अब इन दोनों के बीच में आपके कौन सी कोशिका आ रही है, हैडली कोशिका आ रही है। ठीक है, तो अब बताओ हैडली कोशिका का विस्तार वायुदाब की पेटियों के आधार पर बताना है। तो विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी का नाम आ गया। ठीक है, अब किसका नाम आना चाहिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का नाम भी आ गया। ठीक, तो पहला ही जो ऑप्शन है विद्यार्थियों वही आपके इस सवाल का जवाब रहेगा। और फेरल के बारे में पूछता तो फिर आप कह देते भाई उपोष्ण और उपध्रुवीय के मध्य इसका विस्तार होता है। तो ये लिखा ना, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इनके मध्य अगर अपन आते हैं तो यहाँ पर कौन सी कोशिका का विस्तार होता, फेरल कोशिका का विस्तार होता। ठीक, और अगर मैं कहूं कि उपध्रुवीय और ध्रुवीय की अगर बात कर लेते तो उपध्रुवीय और ध्रुवीय के बीच में किसका विस्तार हो जाता। देखो ये लिखा तीसरा ऑप्शन, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इसकी अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर ध्रुवीय जो कोशिका है उसका विस्तार साथियों अपने को मिलता। ठीक है, तो यहां आंसर क्या होना चाहिए आपके सवाल का, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सामान्य और सिंपल सवाल था, थोड़ा सा इसको समझना जरूरी था बस। चलो अगला देखो, कह रहा है कि एक तरफ तो इसने यूएसए के नगर दे दिए हैं और सामने वो किस उद्योग विशेष के लिए प्रसिद्ध है उसको लेकर साथियों ये सवाल था। आसान है, शिकागो की अगर मैं बात कर लूं तो किसके लिए प्रसिद्ध होता है शिकागो, यहां इन ऑप्शन के आधार पर। तो शिकागो जो है ना ये आपके चीन से संबंधित है। शिकागो यूएसए वाला है जो विशालतम रेल जंक्शन से संबंधित है। अच्छा एक चीज शिकागो के बारे में हम और भी कह सकते हैं, शिकागो जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी भी है। कृषि उपकरण उद्योग के लिए भी साथियों ये प्रसिद्ध होता है, कृषि उपकरण उद्योग। ठीक है ना, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसको लेकर। सेंट लुइस क्या है, सेंट लुइस है नदी पतन, सेंट लुइस क्या है, नदी पतन है। और उसके बाद है डिट्राइट, डिट्राइट मोटर गाड़ी यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद फिर आपके कंसास विख्यात पशुधन बाजार से संबंधित है। पशुधन शब्द 2 बार टाइप हो गया, एक बार है ये पशुधन। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन देखो कौन सा होगा आप लोगों का, फिर पहले में 2 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 1 नंबर, 2 3 1 4, 2 3 1 4 सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है विद्यार्थियों वो आपके इस सवाल का जवाब रहेगा। चलो अगला देखो सवाल क्या कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद जो है कौन सा देश ऐसा है जो अत्यधिक औद्योगिक संपन्न है। मतलब विश्व का ऐसा देश जिसके पास प्राकृतिक संसाधनों की बहुत ज्यादा मान लो कमी है, लेकिन इसके बावजूद उस देश ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आज अपने आप को विश्व के अंदर सर्वोच्च पटल पर स्थापित कर लिया है। तो ऐसा देश कौन सा है, तो वो जापान देश है जिसने औद्योगिक आपके क्षेत्र के अंदर एक अभूतपूर्व क्रांति जो है वो कर ली है। और प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के क्षेत्र में आज सबसे आगे निकलता हुआ जा रहा है। तो कौन सा देश रहेगा साथियों यहाँ पे, जापान। सी जो ऑप्शन है विद्यार्थियों वो इस सवाल का जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखें अगला जो सवाल रहा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है, कहां पे स्थित है। देखो नीरी जो शोध संस्थान है पर्यावरण से संबंधित है, इसकी स्थापना 1958 के अंदर साथियों की गई थी नागपुर के अंदर। नागपुर आपके है महाराष्ट्र में, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो नागपुर महाराष्ट्र में साथियों इसका मुख्यालय जो है वो रहेगा। और स्थापना इसकी याद रख लेना आप लोग 1958 में रहेगी साथियों। नेक्स्ट देखें सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी जो है इसको शुरू किया गया था 1986 के अंदर। ठीक है, सामाजिक वानिकी के 3 स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, ग्राम, फार्म और शहरी वानिकी। ग्राम वानिकी का मतलब होता है कि ग्रामीण लोगों के सहयोग से वन संरक्षण जो है उसको बढ़ावा देना। वहीं पर शहरी वानिकी का अर्थ है कि आपके शहरी क्षेत्रों में वन संरक्षण को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, जिसमें शहरी लोगों का योगदान भी रहे। और फार्म वानिकी जो होता है इसमें एक ही प्रकृति के वृक्षों का उत्पादन जो है साथियों किया जाता है, उसे फार्म वानिकी हम लोग कहेंगे। ठीक, तो यहां पर सामाजिक वानिकी का अर्थ देखो क्या रहेगा,
पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए वैज्ञानिक वनवर्धक कार्य प्रणालियों को अपनाना, वनों के जनन तथा प्रबंधन के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करना। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है विद्यार्थियों, ये आपके सवाल का जवाब है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है कि वन जनन तथा उनके प्रबंध के लिए ग्रामीणों को क्या करना भाई, प्रेरित करना। तो ऑप्शन बी जो है विद्यार्थियों वो आपके सवाल का जवाब है। सुमिलित कीजिए, एक तरफ लिखा है झूम कृषि, समानार्थी नाम उसके दिए गए हैं भारत के संदर्भ में, और एक तरफ दिया गया है भारत के अलग अलग क्षेत्र जहां पर स्थानांतरित कृषि को एक विशेष नाम जो है वो दिया गया है। तो स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र भारत के अंदर भी और आपके विश्व के अंदर भी बहुत सारे देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो नाम बेसिकली आप लोगों को याद होने ही चाहिए, क्योंकि सवाल निश्चित आएगा यहां से परीक्षा के अंदर, लगभग सवाल आता है। ठीक है, तो यहां देखो सबसे पहले अगर मैं झूम की बात कर लेता हूं तो उत्तरी पूर्वी भारत है अपना, उत्तरी पूर्वी भारत, वहां पर इसको झूम या झुमिंग के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी भारत कहां देखने को मिल रहा है, देखो ऑप्शन बी आ रहा है ना आपके। ठीक है, तो इसके साथ ऑप्शन बी हम जोड़ लेंगे। कुमारी कहां कहते हैं, पश्चिमी घाट है भारत का जहां पर इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर क्या कहते हैं, कुमारी। तो पहले में आ गया 2 नंबर, दूसरे में आ गया 4 नंबर। फिर देखो वालरा कहां पे कहोगे, वालरा कहोगे आप इसको दक्षिण पूर्व राजस्थान के अंदर, राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वालर या वालरा ही तो कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपने जोड़ लिया 1 नंबर, तो ये हो गया भाई सी के अंदर 1 और फिर बचा 3। तो फिर बताओ आंध्र प्रदेश में इसे पोदू कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इससे सवाल का जवाब होगा साथियों 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, यही आपके सवाल का जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखो भाई, लंदन में रेडियो पर कोई समाचार 6:45 AM पर सुना जाता है तो इसे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित जैसलमेर शहर में कितनी बजे सुना जाएगा। बहुत शानदार और गजब का सवाल है। लंदन की अगर बात करूं तो वो स्थित है 0 डिग्री देशांतर पर। ठीक है, मतलब GMT पर स्थित है। तो साथियों यह हो गया 0 डिग्री देशांतर GMT, और यहां का टाइम जो है वो दे रखा है अगले ने हमें 6:45, और 6:45 क्या दे रखा है, AM दे रखा है। ठीक है, मैंने आपको कह रखा है हमेशा कि जब भी आपको ऐसे सवाल सोल्व करने हैं सबसे पहले आपको 0 डिग्री बनाना है, उसके बाद जैसे सवाल कहे वैसा करना है। तो 0 डिग्री मतलब लंदन में स्थित, ये लंदन जो है वो 0 डिग्री पर स्थित है। 6:45 AM पर कोई समाचार यहाँ पे सुना जाता है रेडियो पर, तो वो समाचार आपके जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर स्थित है 69 डिग्री 30 मिनट पे, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर दिखा है। तो इस 0 के इस तरफ आ गए तो मान लो कि ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर वो जो समाचार है साथियों जैसलमेर शहर स्थित है, उस जैसलमेर में उसको कितनी बजे सुना जाएगा। तो इस तरीके के सवाल को सोल्व हमें करना होता है इस तरीके से कि 2 देशांतर अपने पास में है, एक 0 डिग्री और एक 69 डिग्री 30 मिनट। सबसे पहले इन दोनों का अंतर हम लोग निकालते हैं। तो 0 और 69 डिग्री 30 मिनट के मध्य जो अंतर आया देशांतर का, वो 69 डिग्री और 30 मिनट का क्या आ गया साथियों, अंतर आ गया। इस अंतर को हम लोग 4 से गुणा करते हैं। ठीक है, टाइम कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए, तो इसको जब मैंने 4 से गुणा किया तो 9 चौक 36, 3 और 6 चौके 24 और 3 27, तो ये तो हो गए 276 मिनट। ठीक है, क्लियर। अब आपको पता है कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर जो है पृथ्वी का, वो सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट लेता है। तो आधे डिग्री को गुजरने में ये 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, आधा डिग्री तो हुआ। तो 30 मिनट में आपके कितने मिनट लगेंगे 30 डिग्री को पार करने में, या आधा डिग्री को पार करने में 2 मिनट। अगर इस तरीके से भी आप नहीं कर रहे हो इसको, तो इसको भी आप लोग 4 से गुणा कर लो। लेकिन ध्यान रखना मिनट को जब आप 4 से गुणा करोगे तो वो सेकंड बन जाते हैं, और 4 × 3 = 12, 120 क्या हो गए, सेकंड हो गए। अब आप बताओ ये मिनट की संख्या और ये सेकंड है, तो मैं इस सेकंड को मिनट बनाना चाहता हूं तो कितने मिनट होंगे, 120 सेकंड के अंदर 2 मिनट होंगे। तो 2 मिनट ऐड कर लिए, टोटल जो मिनट मेरे पास हो गए वो हो गए 278 मिनट। ठीक है, अब 278 मिनट को मुझे घंटे में बदलना है, तो 278 में मैंने भाग दे दिया कितने का बेटा, 60 का भाग दिया। ठीक है, मिनट को घंटे में बनाऊंगा 60 का ही भाग दूंगा, 6 चौके 24। ठीक है, 240, यहां बच गए कितने, 38 मिनट। तो 4 घंटे और 38 मिनट का क्या हो गया भाई, डिफरेंस हो गया। ठीक, अब ये 4 घंटे 38 मिनट अपने को जोड़ने या घटाने हैं, तो अपन इसको जोड़ेंगे क्योंकि अपन स्थानीय समय की गणना कर रहे हैं और वो भी पूर्व की ओर। तो जिस देशांतर का समय हमें दिया होता है, यदि हम इसके पूर्व की ओर जा रहे हैं और स्थानीय समय निकाल रहे हैं तो हमेशा प्लस करना होता है। तो 6:45 में मैंने जोड़ लिए साथियों कितने, 4 घंटे और 38 मिनट जोड़े। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो ये हो गए 8 और 5 13, 4 3 7 और 1 8, और ये हो गए 10। ठीक है, तो 10:83 मिनट, तो 10:83 मिनट तो होंगे नहीं, क्या करेंगे,
ये 83 जो है इनमें 60 मिनट है, मतलब 1 घंटे की कैलकुलेशन निकल रही है यहाँ से। तो यहाँ से 1 घंटा हम इधर निकाल कर ऐड कर देंगे, तो ये हो गए 11 और यहाँ बचेंगे आपके 23। तो 11:23 AM जो है साथियों, वो आपके इस सवाल का जवाब रहेगा। देखो कहाँ आ रहा है 11:23, सी ऑप्शन जो है उसमें आ रहा है 11:23 AM। तो ये सवाल थे सारे आपने। इसके बाद इतिहास से संबंधित सवाल हैं, तो अगले गुरुजी आ जाएंगे और आपको आगे का जो पेपर है वो अब सॉल्यूशन करवाएंगे। साथियों लगे रहो अपनी पूरी मेहनत के साथ। आप लोगों ने लंबे समय से अभ्यास और प्रयास किया है, अब उसका अंतिम दौर ये चल रहा है और इस समय के अंदर जो विद्यार्थी पिछड़ जाएगा ना, वो पिछड़ ही जाएगा। ये समय है आपके संपूर्ण सिलेबस को रिपीट करने का। बस फटाफट उस सिलेबस को रिपीट करते रहो, नया पढ़ने से बचना, क्योंकि इस समय नया पढ़ा हुआ आपको नुकसान दे सकता है। तो आपने अब तक जो मेहनत की है पिछले काफी लंबे समय से, बस उस मेहनत को रिपीट करने का ये दौर है। इसको बहुत शानदार तरीके से आप रिपीट करो और एग्जाम में इस बार सफलता को सुनिश्चित करो। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जो पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न है उनको देखेंगे। निम्नलिखित में से 18वीं लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल को पहचानिए। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन नेशनल लोक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 के आम चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चुनाव में भाग लेने वाले एक राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक था, ये बात सही है? ये बात सही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी है, उसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? पुस्तक ही है। उसके बाद में चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। चुनाव में 47 राज्य स्तरीय दलों ने भाग लिया। हाँ, 47 से 58 दलों के बारे में बात कही गई थी कि 47 से 58 दल है वो राज्य स्तरीय भाग लेंगे। चुनाव में 390 मान्यता प्राप्त दलों ने भाग लिया। तो इसका जो गलत आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। बाकी सारे के सारे क्या हैं? सही है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपको स्वयं को पता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उस समय जो अध्यक्ष बनाया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1946 से लेके और कब तक है? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तब तक जो अध्यक्ष रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सदस्यों ने क्या राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित कर दिया था। और पहली बार जो निर्वाचित तो हुए थे उसके बाद में, लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने निर्वाचित कब किया था? 1952 में। और 1952 के चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने केटी साहा को पराजित किया था, जबकि 1957 के चुनावों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने NN दास को पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है, ये गलत है भाई। केंद्र सरकार की सलाह के बगैर नहीं कर सकता भाई। तो इसमें
क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो छठी, 10वीं, 9वीं, 7वीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। उसके बाद में नेक्स्ट जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इसके तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद में नेक्स्ट एक 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था, और इसके तहत कौन सी अनुसूची को? 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। एक 73वां संविधान संशोधन हुआ था मेरे दोस्तों। कब हुआ था? 1992 में। इसके तहत 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। एक 74वां संविधान संशोधन हुआ था मेरे दोस्तों। कब हुआ? 1992 में। इसके तहत 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची है ये एग्रीकल्चर यानी कृषि को बढ़ावा देने की बात कह रहा है, और 10वीं अनुसूची है ये व्यक्तिगत जो दल बदल है उस पर रोक लगाने से संबंधित है, और 11वीं जो अनुसूची है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जबकि 12वीं जो अनुसूची है मेरे दोस्तों वो किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में जोड़ी गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति थे जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। 1961 में, 1978 में और 2002 में। ये बातें हैं 6 मई 1961 की, ये बातें हैं 16 मई 1978 की, और ये बातें हैं 26 मार्च 2002 की। यहाँ एक कानून बना था, कौन सा? दहेज को जड़ से समाप्त करो। यहाँ एक कानून बना था कौन सी सेवाओं से संबंधित? बैंकिंग सेवाओं से संबंधित। और यहाँ मेरे दोस्तों एक कानून बना था, कौन सा? आतंकवाद निवारक कानून। कौन सा बना था? आतंकवाद निवारक कानून। आतंकवाद निवारक कानून। तो ये बात तो सही है, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। दिल्ली से कितनी? 3। जम्मू कश्मीर से कितनी? 4। जम्मू कश्मीर से कितनी? 4। और पंडुचेरी से कितनी? 1। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ये बात गलत है, क्योंकि आपने कभी नाम सुना होगा हामिद अंसारी। हामिद जो अंसारी है ये उपराष्ट्रपति बने थे, यानी राज्यसभा के सभापति बने थे। कब? 2007 में। और 7 से लेके कब तक रहे? ये 17 तक रहे। 7 से लेके कब तक रहे? 17 तक रहे। तो ये भी 2 बार बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वह प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह। ये कब बने थे? ये बने थे 1969 से लेकर 1970 तक रहे थे। उसके बाद में नेक्स्ट विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये कब बने थे? ये 1966 से लेके 77 तक तो इंदिरा गांधी रही। 1969 से लेके 1979 से लेके 1980 तक रहे। कौन? चौधरी चरण सिंह। क्योंकि 66 से लेके 77 तक कौन रही थी? इंदिरा गांधी रही थी। नेक्स्ट उसके बाद में ये 1989 से लेके 1990 तक रहे।
ये 1990 से लेके 1991 तक रहे, और ये 1996 में भी बने थे, और 96 के बाद में 1998 से लेके 1999 तक भी रहे, और ये रहे थे मेरे दोस्तों, लेकिन 1999 से लेके 2004 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 2004 तक। तो इनमें कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, चौधरी चरण सिंह। इन्होंने यानी संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करें तो सुमेलित कीजिए। एक तरफ है राज्यों का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्यसभा की सीटें दी हुई है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 31 हैं, तो 4 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो कितनी हैं? 11 हैं। तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? तो 18 हैं। और बिहार में कितनी सीटें हैं? तो बिहार में कितनी सीटें हैं? 16 हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करें तो एक तरफ दिया हुआ है वो राज्यों का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ है जो लोकसभा की सीटें दी हुई है। कर्नाटक है, यहाँ कितनी सीटें हैं? तो 28 हैं। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। आंध्र प्रदेश है, यहाँ कितनी सीटें हैं? तो 25 सीटें हैं, एक, तो एक इसमें आ गया। गुजरात है, गुजरात में कितनी सीटें हैं? 26 हैं। उड़ीसा में कितनी सीटें हैं? 21 हैं। तो इसका जो राइट आंसर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? बी बैठेगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? प्रथम संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इसके तहत तो जो मतदान की जो आयु है, इस मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितने कर दिया था? 18 वर्ष। कितना कर दिया था? 18 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया था? 18 वर्ष। 73वां संविधान संशोधन बता ही दिया, प्रथम संविधान संशोधन बता ही दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 7वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1956 में। उसके बाद में नेक्स्ट निम्न में से किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ये बात बिल्कुल सही है। एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह। तो इंदिरा गांधी है, ये 1964 से लेके 1967 तक राज्यसभा की सदस्य थी। और ये बनी कब थी? तो ये बातें हैं मेरे दोस्तों, लेकिन 24 जनवरी 1966 की बातें कर रहा हूँ। कब की बातें कर रहा हूँ? 24 जनवरी 1966 को ये प्रधानमंत्री बनी थी। और कब तक रही? 24 मार्च 1977 तक रही थी। 24 मार्च 1977 तक। तो 1966 में जब प्रधानमंत्री बनी थी तो ये राज्यसभा की सदस्य थी। एच.डी. देवगौड़ा है, इनका पूरा नाम है हरदन हली डोडेगौड़ा देवगौड़ा है। इंद्र कुमार गुजराल है, मनमोहन सिंह है। ये एच.डी. देवगौड़ा है, ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। गैर सदस्य होते हुए ये क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद में इनको कितने माह का समय दिया था? 6 माह का समय दिया था। कितने माह का? 6 माह का। उसी 6 माह के भीतर ही यह सदस्य बने, लेकिन राज्यसभा के सदस्य बने थे। तो ये नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। तो इसका आंसर है वो कौन सा जाएगा? बी जाएगा, कि ये चारों के चारों राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ किसने ग्रहण नहीं की थी? तो एच.डी. देवगौड़ा है। इन्होंने गैर सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट बेटन योजना का भारत कब आगमन हुआ था? 1 जून 1947 है, 2 जून 1947 है, 3 जून 1947 है, 4 जून 1947 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 3 जून 1947। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ राष्ट्रपति है और दूसरी तरफ उससे संबंधित आर्टिकल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल है वो आर्टिकल कौन से में है? 54 में है। और निर्वाचन पद्धति आर्टिकल कौन से में है? 55 में है। योग्यता है वो आर्टिकल कौन से में है? 58 में है। जबकि पदावधि है, कार्यकाल है, और राष्ट्रपति के जो महाभियोग है वो आर्टिकल कौन से में है? तो आर्टिकल कौन से में है? 56 में है। उसके बाद में नेक्स्ट राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आधार है और संविधान का उल्लंघन है वो आर्टिकल कौन से में है? 61 में है।
तो पहले में क्या आएगा, 4 आएगा, बिल्कुल है। दूसरे में क्या है, योग्यता 58 में 1। तीसरे में क्या आएगा, 2 नंबर महाभियोग, कि राष्ट्रपति को पद मुक्त हैं वो महाभियोग द्वारा किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है। और महाभियोग जो प्रक्रिया है मेरे दोस्तों, वो आर्टिकल कौन से में है, 61 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 नंबर बैठ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही है। नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे। हाँ, मैंने यही कहा था कि 50 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के जो नामांकन पत्र है उसको प्रस्तावक करेंगे और 50 अनुमोदक करेंगे। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन पत्र के लिए तब तक समयक के रूप में नाम निर्देशित नहीं समझा जाएगा जब तक कि 15,000 रुपये की राशि निश्चित करता है। नेक्स्ट, ये बात भी सही है कि जमानत जब्त राशि है वो कितने 15,000 रुपये निर्धारित की गई है। जहां कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्देशित है वहां उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। तो इनमें ये तीनों की तीनों बातें हैं, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है। अनुमति देता कौन है, राष्ट्रपति देता है, तो अनुमति रोकेगा भी कौन, राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। इस प्रकार से आपके जो SST के जो पर्सन थे पॉलिटी से संबंधित वो कंप्लीट। नमस्कार साथियों, आज आपके रिट भर्ती परीक्षा को लेकर जो फ्री टेस्ट आप लोगों का आयोजित किया गया उसमें इकोनॉमिक्स के सवाल जो है उनका सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग मिलान कर लेना, जो भी आप लोगों के सवाल गलत हुए वो किस कारण से हुए और उनका राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पर, तो निम्न में से असत्य कथन यहाँ से निकालना था। और असत्य कथन यहाँ देखो, सबसे पहले अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो पढ़ते ही आपको पता चलता है कि कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो पहली ही लाइन यहाँ पर असत्य कथन के रूप में है, क्योंकि कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वो वस्तु का उत्पादन करते हैं उत्पादन के रूप में। जैसे अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो उत्पादन क्या है आपका, गेहूं है। गन्ने की खेती अगर हम लोग कर रहे हैं तो उत्पादन क्या है अपना, गन्ना है, ठीक। तो वस्तु है वो एक प्रकार से, और उस वस्तु का क्या होता है, उत्पादन होता है, ठीक। तो उत्पादन नहीं करते, ये लाइन गलत थी। तो पहले सवाल का इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। लॉर्ड वेल्बी की अध्यक्षता में गठित कमीशन में एकमात्र भारतीय कौन थे। तो लॉर्ड वेल्बी जो है इनके अध्यक्षता में एक आयोग जो है उसका गठन किया गया था, जिसमें एकमात्र जो भारतीय शामिल थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जिसमें धन निष्कासन के सिद्धांत का भी उल्लेख मिलता है, एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसको भी साथियों आप लोग ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट है, वर्ष 2005 में MRTP अधिनियम को रद्द कर, MRTP जो अधिनियम है इसको रद्द किया गया था 2005 के अंदर, और एक नया अधिनियम जो है साथियों वो बनाया गया था। तो MRTP जो अधिनियम है, अगर अपने से ये पूछ लिया जाए कि ये अधिनियम कब लाया गया था, इसको रद्द 2005 में किया गया। तो याद रखना MRTP जो अधिनियम है इसको लाया गया था 1969 के अंदर, और 2005 में साथियों इसको क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया। और इसके स्थान पर जो नया अधिनियम सरकार के द्वारा लाया गया वो था प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। यहां पर देखो दो शब्द आपको और पढ़ने को मिल रहे हैं, एक तो फेरा और एक फेमा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है फेरा, जो लाया गया था एक्ट 1973 के अंदर 1973 में, ठीक है। ऐसे ही है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है इसको भी लाया गया, तो ये आया था फेरा के स्थान पर। तो फेरा के स्थान पर जो लाया गया तो वो था फेमा, और फेमा 2000 में इसको लाया गया था, ठीक। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये भी अच्छा सवाल है, पहले कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है भाई। GST के तहत जो टैक्स स्लैब है वो कितने % है, तो वो 5% रहेगा भाई। तो ऑप्शन ए आपके इस सवाल का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है,
13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC13 कहां आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित हुआ था आपके जिनेवा है, नैरोबी है, अबू धाबी है और एक ऑप्शन है आपका बाली। तो इसको साथियों आयोजित किया गया था अबू धाबी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपके इस सवाल का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, SDG का मतलब क्या है यहाँ पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 जो है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत में गरीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करना, इसका मुख्य जो लक्ष्य है साथियों वो रखा गया था। भुखमरी को जड़ से खत्म करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो आपके इस सवाल का आंसर यहाँ पे रहने वाला है। भुखमरी को समाप्त करना इसका उद्देश्य था भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य रूप से देखने को मिलती है? ये सवाल इतना जबरदस्त और शानदार है, मतलब लगभग ये हमें परीक्षा में देखने को मिलता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कह दें, छिपी हुई बेरोजगारी कह दें, अदृश्य बेरोजगारी कह दें, छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? वह बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति कार्य करते हुए दिखाई देता है लेकिन उसके कार्य का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। जैसे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान परिवार होते हैं, उस किसान परिवार के सभी सदस्य कृषि कार्य में लगे होते हैं, लेकिन अगर बेसिकली मान लो वहां काम केवल 2 ही लोगों का और काम लगे हुए हैं 5 आदमी, तो बचे हुए जो 3 आदमी हैं वो काम करते हुए तो दिख रहे हैं लेकिन उनके काम का उत्पादन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता, उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। तो ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति कार्य करता हुआ दिखाई दे लेकिन उसके कार्य का उत्पादन पर कोई प्रभाव ना हो, ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर मैं बात कर लूं भारत की, कि भारत में ये तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, अगर भारत की अगर अपन बात करते हैं तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी मिलती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो भारत में हमें देखने को मिलती है। ऐसी संरचनात्मक जो बेरोजगारी है, इसका मीन ये है कि भाई आपके पास श्रम शक्ति है, आपके पास रिसोर्स है, लेकिन आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पूंजी जो है उसकी कमी है। ठीक, तो पूंजी की कमी वाली जो बेरोजगारी है, या अपन ये कहें कि भाई ऐसी बेरोजगारी जिसमें निवेश की कमी हो, इन्वेस्टमेंट की कमी हो, तो वो आपके कौन सी होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी। तो भारत में बेसिकली जो बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी रहेगी। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना भी करना पड़ा था। तो वर्ष 1965 के अंदर साथियों FCI भारतीय खाद्य निगम जो है इसका गठन किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB में व्यापारिक बैंक की हिस्सेदारी जो है वो कितने % रखी गई है? तो ये है आपके 35%, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। सर्वाधिक तरल मुद्रा कौन सी होती है? देखो, तरल मुद्रा, लिक्विडिटी ऑफ करेंसी, मुद्रा की तरलता। मुद्रा की तरलता किसको कहते हैं साथियों? वह मुद्रा जिसे बिना किसी छूट या बट्टे के वस्तु या सेवा में बदला जा सकता है, उसे मुद्रा की तरलता कहा जाता है। जो नगद करेंसी होती है, नगद रुपए और बैंकों की जो मांग जमाएं होती हैं, नगद रुपए, साथ में आप कह सकते हो बैंकों की जो मांग जमाएं होती हैं, ठीक है, मांग जमाएं, वो आपके लिक्विडिटी करेंसी होती है। ठीक, जिसको मुद्रा की तरलता के रूप में हम लोग रखते हैं। और M1 जो है साथियों, इसमें सबसे ज्यादा यहां पे मुद्रा की जो तरलता है वो रहने वाली है, क्योंकि M1 किसको बोलते हैं? M1 का मीन होता है, M1 में हम किसको शामिल करते हैं? M1 किसका स्वरूप है? तो एक तो लोगों के पास जमा धन, मतलब जो लोग अपने पास पैसा रखते हैं अपनी तिजोरी में, अपने पर्स के अंदर, ठीक है, जो नगद, जो नोट और सिक्कों के रूप में हो सकता है, नोट और जो सिक्के हैं कॉइन्स, उनके रूप में हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा लोगों के जो बैंकों में अकाउंट होते हैं, अब अकाउंट भी आपके जैसे एक तो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, एक रिकरिंग डिपॉजिट वाला अकाउंट होता है, एक आपके करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट जो है ना वो आपका यहां पे होना चाहिए मांग जमा, मतलब बैंकों में मांग जमाएं, ठीक है, मांग जमाएं, जिसकी ग्राहक कभी भी क्या कर सकता है? मांग कर सकता है। लेकिन जैसे अपन रिकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं, तो वहां पर हम जब चाहे तब पैसे की मांग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि FD एक ऐसा स्वरूप होता है जमा धन का, बैंक के अकाउंट का, जिसमें हम निश्चित समय सीमा के पूर्ण होने के बाद ही पैसा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं।
समय से पहले प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बैंक के द्वारा दी गई जो ब्याज की राशि है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर ये जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ये अगर आरबीआई के पास अपना जमा धन रखते हैं तो उसे भी हम कह सकते हैं आरबीआई की मांग जमाएं। ठीक है, आरबीआई की मांग जमाएं, आरबीआई की मांग जमाएं। तो इन सभी को सम्मिलित रूप से साथियों क्या कहेंगे, तो आप कह देंगे इन सबको कि ये M1 का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहां पर M1 जो है उसमें सर्वाधिक तरलता रहती है। एक और यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल है, एक तो होता है विस्तृत मुद्रा और एक होता है संकीर्ण मुद्रा। विस्तृत मुद्रा व संकीर्ण मुद्रा, तो सर्वाधिक संकीर्ण जो मुद्रा होती है वो कौन सी होती है, तो ध्यान रखना M1 संकीर्ण मुद्रा के रूप में होती है और M3 जो है उसको विस्तृत मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो ये भी साथियों आप ध्यान रखना। एक होती है M4, तो मुद्रा की M4 जो अवधारणा है इसको वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, वाईवी रेड्डी के द्वारा इसको समाप्त किया गया था और इसके स्थान पर M0 जो नई अवधारणा है मुद्रा की वो रखी गई थी। M0 को रिजर्व मनी जो है वो कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नाबार्ड द्वारा एसएसजी को बैंकों में खाता खुलवाने हेतु कौन सी बड़ी माइक्रो फाइनेंस योजना 1992 में के अंदर चलाई गई थी, तो लिंकेज परियोजना का नाम याद रखना, एसएचजी, बैंक लिंकेज परियोजना। ठीक, बी ऑप्शन साथियों सवाल का आंसर है। मान लीजिए आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेच सकता है जब आप टूथब्रश खरीदें, मतलब वो आप लोगों को बाउंड कर रहा है कि भाई आपको ये अगर टूथपेस्ट खरीदना है तो आपको ये ब्रश जो है वो भी साथ में खरीदना पड़ेगा। तो दुकानदार आपके किस अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, चुनने के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, चुनाव के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ऑप्शन सी जो है विद्यार्थियों वो हमारे सवाल का आंसर होगा। पीक्यूएलआई का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो पीक्यूएलआई मानव विकास मापन की एक विधि है साथियों, मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा इसका सूत्रपात जो है वो किया गया था पीक्यूएलआई विधि का, और इसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मॉरिस डी मॉरिस। अच्छा, एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि पीक्यूएलआई जो विधि है ना साथियों, इसके निर्माण के 3 आधार रखे गए हैं, निर्माण के आधार। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं पीक्यूएलआई विधि जो है इसके निर्माण के कौन कौन से आधार रखे गए, तो बेसिकली आपको 3 आधारों के नाम यहां पर याद रखने होंगे कि पीक्यूएलआई विधि को लेकर 3 जो आधार हैं वो दिए गए थे। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स इसका नाम रहेगा, यह भी ध्यान रखना। जीवन के लिए भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जीवन के लिए भौतिक गुणवत्ता सूचकांक हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें 1 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा, 15 वर्ष की आयु में जो शिक्षा सूचकांक है उसका स्तर होता है, तो इनको शामिल किया गया आपके किसके अंतर्गत, पीक्यूएलआई विधि के अंतर्गत। उपभोक्ता अधिकारों की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो जॉन एफ कैनेडी थे जिन्होंने पहली बार उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या जो है साथियों की थी। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो 130वां स्थान रहा है। भारत विश्व के मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में रहा। 0.685 भारत का मानव विकास सूचकांक इस बार रहा है साथियों। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद रखेंगे आप लोग। तो ये आपके सारे इकोनॉमी विषय को लेकर सवाल थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए, और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी नियमित रूप से आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, और इस बार निश्चित कर लो साथियों कि इस बार लक्ष्य आपको हासिल करना ही है। कुछ कमियां रह गई हैं तो उनको सुधार करो और नियमित रूप से आगे बढ़ो। धन्यवाद।